ये आईसीयू को आपको समझ में आया होगा, इंटेंसिव केयर यूनिट। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया आपका। अब यहाँ पर देखना कभी कभी हिचकी क्यों आती है, कभी कभी छिछनी क्यों आ जाती है, अचानक फुल्की खाते रहते हैं, हाथ से मार देता है, पूरा का पूरा छितरा जाता है, ऐसा कभी होता है। और कभी कभी भोजन ग्रहण करते रहते हैं लगातार, तो कभी कभी ऐसा होता है कि छिछनी आ जाती है, जितना भी आप खाए पिए रहते हैं सब का सब नाक से, आपका मुंह से सब कुछ बाहर निकल जाता है, पूरा पूरा छितरा जाता है, हो जाता है ऐसा ना। तो वो कारण क्या है बाबू, कि ऐसा होता क्यों है? जला हुआ चीज रहता है, जैसे आपका धुआं हो गया, धुएं से ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जलता हुआ कोयला हो गया, और गाड़ी का जो एक्सीलेटर आते हैं ना तो पीछे धुर 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 निकलता रहता है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। वो गैस हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हमारे फेफड़ा कहता है कि हमें अगर इसको मिल जाए तो अरे वाह, हमारा तो जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएस क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है श्वसन तंत्र का सेकंड वाला पार्ट। किस चीज़ का? श्वसन तंत्र का सेकंड वाला पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट में हम आपको बता दिए थे कि आंतरिक श्वसन मीन्स अंतः श्वसन क्या है और उक्त श्वसन क्या है। ध्यान देना, अंतः श्वसन और उक्त श्वसन क्या है इसको समझा दिए थे, और ये भी बता दिए थे कि कौन से जीवों में किस टाइप के अंग पाए जा रहे थे श्वसन अंग के लिए, श्वसन के लिए कौन सा अंग पाए जा रहे थे। जैसे कि स्तनधारी में कैसा श्वसन अंग होता है, कीट पतंगों में कैसा श्वसन अंग होता है, मछलियों में मीन्स जलीय जीवों में कैसा श्वसन अंग होता है, और जो छोटे मोटे कीट पतंग हैं मीन्स जैसे कि आपका मेढक हो गया, उभयचर जंतुओं में कैसा श्वसन अंग होता है, इस टॉपिक को हम क्लियर कर दिए थे। इस वाले वीडियो में बताएंगे बाह्य श्वसन क्या है और अंतः श्वसन आंतरिक श्वसन क्या है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाले योग्य बातें हैं बाबू कि बाह्य श्वसन जो भी होगा ये हमारे फेफड़ों में होगा। जब भी होगा कहाँ पर होगा? फेफड़ों में होगा। कैसे होगा? यहाँ पर ध्यान देना कि हम शुरुआत करते हैं किससे, देखो शुरुआत करते हैं नासिका से। कहाँ से? नासिका से शुरुआत करते हैं, उसके बाद नासा सेप्टम आ जाता है, नासा सेप्टम के जस्ट नीचे आ जाता है आपका ग्रसनी। अब ग्रसनी के बाद आ जाता है बाबू लैरिंग्स। क्या आ जाता है? लैरिंग्स मीन्स जिसको हम कह रहे थे स्वर यंत्र। अब स्वर यंत्र के बाद आ जाता है आपका श्वास नली। श्वास नली दो भागों में विभाजित हो रही थी, शाखाओं में डिवाइड हो रही थी, जिसको दो फेफड़ों में उसको भरना था, तो श्वास नली दो भागों में डिवाइड हो रही थी, तो इसको कह रहे थे हम श्वसनिका, श्वसनी कह रहे थे। श्वसनी अब कई भागों में विक्षेपित हो रही थी, क्या? कई भागों में से यहाँ पर डिवाइड हो रही थी, जिसको हम कह रहे हैं क्या? श्वसनीय। अब श्वसनीयों की कोने कोने पर छोटे छोटे वायु कोष्ठक पाए जा रहे थे। अब छोटे छोटे वायु कोष्ठक से यहीं से फिर से आपका श्वास वापस आ जाता है। देखिए जैसे यहाँ से आप ग्रहण किए, नासिका से ग्रहण किए, ये पूरी प्रक्रिया जो आपको दिखाई जा रही है ये है आपका बाह्य श्वसन। फेफड़ों में जाती है वायु और फेफड़ों से वापस आ जाती है, ये आपका बाह्य श्वसन हो गया। तो बाह्य श्वसन कहाँ पर होता है? ध्यान देना कि फेफड़ों में होता है। अब फेफड़ों के बाद जो होता है बाह्य श्वसन तो हो गया बाबू आपका। अब आंतरिक श्वसन की बात करते हैं, तो आंतरिक श्वसन जब भी होगा ये कहाँ पे होगा? कोशिकाओं में, इसलिए इसको हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। क्लियर है? आंतरिक श्वसन कहाँ पे होगा? कोशिका में। कोशिकीय श्वसन, कोशिका में होने वाले श्वसन को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब कोशिकीय श्वसन दो प्रकार से होता है, कितने? दो प्रकार से होता है। तो कोशिकीय श्वसन दो प्रकार से होगा, एक तो होगा जीव द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में होगा, एक होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव्य में जब भी श्वसन होगा वहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्लियर है? कोशिकीय श्वसन में जब भी श्वसन होगा वहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनाक्षिक श्वसन या अवायवीय श्वसन, या इंग्लिश में कहेंगे अनएरोबिक श्वसन। क्लियर है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर कोशिकीय द्रव्य में जब भी श्वसन होगा वहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता तो नहीं पड़ रही है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर अनाक्षिक श्वसन को पूरा करने के लिए हमें 4 एटीपी की जरूरत पड़ती है। कितने? 4 एटीपी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर 2 + 2 हो गया 4 एटीपी। अब 4 एटीपी में आपकी जो भी कोशिका द्रव्य में, यहाँ पर कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज है। क्या है बाबू? कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज है, पूरे कोशिका द्रव्य है, यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज में अब ग्लूकोज को तोड़ रहा है तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहलाएगी। ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाएगी। यहाँ पर ध्यान देना कि ग्लूकोज को तोड़ने में भी कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ग्लूकोज को तोड़ने में 2 एटीपी की आवश्यकता होगी। 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में खपत हो गई। बच कितना रहा है बाबू? 2 एटीपी बच गया। अब ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाएगी। याद रखना, ग्लू से ग्लाई, क्या? ग्लू से ग्लाई, ये याद रहेगा। ग्लूकोजन के तोड़ने की प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाएगी। अब ग्लाइकोलिसिस के पश्चात, इस प्रक्रिया के पश्चात 2 पायरुविक एसिड का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? यहाँ तक 2 पायरुविक एसिड का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड का तो निर्माण हो गया बाबू, ये प्रक्रिया यहीं पर खत्म हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर समझने वाली योग्य बात यह है कि जो हमारा कोशिका तो है, क्या है? कोशिका है, कोशिका में कोशिका द्रव्य भी है,
लेकिन कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज आया कहाँ से, समस्या उत्पन्न कहाँ से, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज आया कहाँ से। तो बाबू आपको यह ध्यान होगा कि हम आपको पाचन तंत्र जब भी पढ़ा रहे थे वहाँ पर आपको बता रहे थे कि हम जो भोजन ग्रहण किए थे उनमें से भी तो ग्लूकोज को हम खींच रहे थे। क्या खींच रहे थे, ग्लूकोज को खींच रहे थे। तो हमारे पाचन की क्रिया के फलस्वरूप हमारी जो छोटी आंत है, छोटी आंत में छोटे छोटे माइक्रो जो विलाई थे जिसको हम कह रहे थे रसांकुर, रसांकुर क्या कह रही थी, सारे पोषक तत्वों को खींच रही थी, चूस रही थी। वहाँ पर खींच कर कहाँ पर पहुँचा रही थी, पूरे हमारे कोशिका में, कहाँ पर, कोशिका में पहुँचा दे रही थी। तो कोशिका में आया ग्लूकोज कहाँ से, तो यह कोशिका में ग्लूकोज से भोजन की क्रिया के पश्चात जब पाचन तंत्र हो रहा था तो पाचन तंत्र के बाद कोशिका में आया ग्लूकोज। क्लियर है। अब यहाँ पर ग्लूकोज तो आया, ग्लूकोज टूट गई ग्लाइकोजन की प्रक्रिया के बाद, अब वहाँ पर दो पायरुविक एसिड का निर्माण हो गया। अब यही दो पायरुविक एसिड बाबू ध्यान देना, ये हम इसको समीकरण के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि ज़्यादा बेटर समझ में आए। एक ग्लूकोज से ग्लूकोज ग्लाइकोजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये टूट रहा है, तो क्या, दो पायरुविक एसिड में दो पायरुविक एसिड का निर्माण हो गया, ये अनाक्षीय श्वसन हो गई। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारे कोशिकाओं में भी, हमारे मांसपेशियों में भी श्वसन होता है। लेकिन वहाँ पर जब भी श्वसन होगा वहाँ पर हमारी थकावट आ जाती है। क्या बाबू, थकावट आ जाती है। जैसे आप कुछ ज़्यादा काम कर लेते हैं, लगातार ज़्यादा काम कर लेते हैं, दौड़ लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, तब वहाँ पर आपकी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा चुभन होने लगती है, दर्द होने लगता है जगह जगह पे, आई माई हो, ऐसी ऐसी जगह पे दर्द होगा कि आप बता भी नहीं सकते, ना किसी को जता सकते हैं ना बता सकते हैं। तो ये जब भी वहाँ पर दर्द होगा तो वहाँ पर एक एसिड का निर्माण हो जाता है पेशियों में, कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप आपके पेशियों में एसिड का निर्माण हो जाता है। उस एसिड को हम कहते हैं आपको लैक्टिक एसिड। क्या, कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड का निर्माण हो रहा है। अब लैक्टिक एसिड के प्लस दो ऊर्जा का भी निर्माण होता है। क्लियर है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा और ऊर्जा का निर्माण होगा, ये याद है। लैक्टिक एसिड के कारण हमारे मांसपेशियों में बहुत ही दर्द होता है। ठीक है बाबू। अब ये प्रक्रिया तो आपके कोशिकाओं में, मांसपेशियों में हो रही है। अब सेम प्रक्रिया, ये जो ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बन रहा है, यही प्रक्रिया आपके ईस्ट कोशिकाओं में भी होता है। कहाँ पे, ईस्ट कोशिकाओं में। ईस्ट कोशिकाओं में होगा तो वहाँ पर एक किण्वनीकरण होगा, किण्वन की प्रक्रिया होगी। तो किण्वन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एल्कोहल का निर्माण होगा। किस चीज़ का, एल्कोहल का निर्माण होगा। यहाँ पर जैसे कि एल्कोहल का फार्मूला लिख दिया, C2H5OH। क्लियर है। अब यहाँ पर दो कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण हो रहा है और 2 ATP का भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि जो एल्कोहल ग्रहण करते हैं उसमें भी कुछ न कुछ ऊर्जा पाई जाती है। ये हो गया बाबू आपका कोशिका द्रव्य में अनाक्षीय श्वसन। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि दो पायरुविक एसिड का निर्माण हो रहा है अनाक्षीय श्वसन में, और यहाँ पर 2 ATP बच रहा है। ध्यान देना, 2 पायरुविक एसिड और 2 ATP बच रहा है। अब यहाँ पर चले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जब भी श्वसन होगा वो होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, इसलिए इसको कहते हैं हम वायवीय श्वसन, ऑक्सीय श्वसन। क्लियर है, वायवीय श्वसन कहेंगे या फिर ऑक्सीय श्वसन कहेंगे। इसको एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पर ध्यान देना कि हम यहाँ पर 36 ATP और प्लस 2 ATP को निर्माण हो रहा है। 36 ATP और 2 ATP मिलकर 38 ATP का निर्माण करते हैं। क्लियर है, 38 ATP का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना कि 38 ATP आया कहाँ से। 38 ATP बाबू, यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड का निर्माण हो रहा है और एक पायरुविक एसिड बराबर होता है 18 ATP। कितना, एक पायरुविक एसिड बराबर होता है 18 ATP। अब 18 ATP एक पायरुविक, तो 2 पायरुविक 18 दूनी 36 ATP हो गया। अब यहाँ पर 36 ATP तो हो गया। अब 2 ATP ये कहाँ से आया बाबू, पहले प्रक्रिया में जो अनाक्षीय श्वसन था उसमें 2 ATP तो बच रहे थे, 2 ATP बच रहे थे। अब 2 ATP को इसमें जोड़ देंगे तो आपका 36 ATP 38 ATP बन गया। अब 38 ATP एक ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। क्लियर है, हमें जिसकी वजह से ऊर्जा मिलती है। और 38 ATP से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितना, 673 KCAL किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पर किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, ये हमारे अंदर जो शक्ति होती है उसको नापने की ये इकाई है, मात्रक है। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो पायरुविक एसिड का निर्माण हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया निर्माण। अब यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड से ऑक्सीजन, समीकरण के माध्यम से देखेंगे, 2 पायरुविक एसिड से ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रक्रिया कहाँ पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अब यहाँ पर 6 CO2 मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और 6 जल के अणु बनेंगे और यही 38 ATP का निर्माण होता है। क्लियर है। अब ये पूरी
पूरी साइकिल क्या कहलाएगी? क्रेब्स साइकिल। कौन सा? क्रेब्स साइकिल कहलाएगी, क्योंकि इस क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है, तो इसलिए इस साइकिल को उन्होंने अपने नाम पर रख दिया क्रेब्स साइकिल। क्लियर है? तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, समझाते हैं बेहतर से बेहतर तरीके से। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका महत्वपूर्ण टॉपिक चालू होने वाला है। आपके एग्जाम से रिलेटिव भी है और आपके दिमाग से भी रिलेटिव है, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है इसको इम्प्रूव करना है हमारे वीडियो को देखकर। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपका टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बाबू? टाइडल वॉल्यूम वो होता है कि आपके जो नॉर्मल फेफड़ा है, इसको नॉर्मल सांस लेने की आदत कितनी है? नॉर्मल सांस लेता है 500 ml। कितना लेता है बाबू? 500 ml, जो कि आधा लीटर होता है। कितना? आधा लीटर होता है। तो सामान्य सांस हम एक बार में कितना लेते हैं? 500 ml लेते हैं। ये आपकी सामान्य सांस हो गई, फिर छोड़ दिए 500 ml, फिर छोड़ दिए, तो ये आपकी सामान्य सांस हो गई। अब यहाँ पर टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है? आपकी टोटल फेफड़े की टोटल कैपेसिटी कितनी है? पूरी क्षमता कितनी है ऑक्सीजन वायु को ग्रहण करने की? तो टोटल लंग कैपेसिटी है 6000 ml। कितना है बाबू? 6000 ml। एक बार में अधिकतम सांस कितनी ले सकता है? ये आपके पूरा फेफड़ा आपका फूल गया, तो इस एक बार में आप 6000 ml सांस ले पाते हैं। इसको हम लीटर में कहेंगे तो 6 लीटर सांस ले पाते हैं। ये हमारा इसका सामान्य सांस का 12 गुना होता है। कितना? 12 गुना होता है। तो 12 गुना होता है, तो इसलिए यहाँ पर 6 लीटर आ जाता है। क्लियर है? अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि कभी कभी आप देखते हैं या फिर जो भी उसमें किसी न किसी कंपटीशन में जाते हैं, तो कंपटीशन में आपका चेस्ट चेक किया जाता है। कंपटीशन एग्जाम के नहीं, जहाँ पर आपके फिजिकल होता है कि कोई नौकरी के लिए जहाँ पर फिजिकल होता है, तो वहाँ पर आपका चेस्ट चेक किया जाता है, फिर ये सीना चेक किया जाता है। तो एक बार तो जो चेक करने वाला रहेगा, एक बार कहेगा तो एक नॉर्मल रहो, तो नॉर्मल रहेंगे तो ऐसे रहेंगे, उसमें कोई भी हवा नहीं रहेगी, तो वो तुरंत चेक कर लेता है। एक बार कहेगा कि आप सांस खींचो, पूरा खींच लो, कितना खींच पाते हो, तो आप लेंगे तो पूरा खींच लेते हैं, भर लेते हैं, तो वहाँ पर आपका सीना नॉर्मल से 5 इंच ज़्यादा बढ़ जाता है। कितना? 5 इंच ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वो आपको कहता है कि हाँ तुम ठीक हो। अगर आपका 5 इंच से कम है, कितना? 5 इंच से कम है, तो आपको वो नौकरी में नहीं लेता है, उसमें फिजिकल में पास नहीं करता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि वो 5 इंच नहीं है तो क्यों नहीं ले रहा है, ये समझने वाली बात है। देखिए बाबू, जो फेफड़े का है, इसको अगर चेक करवाएंगे डॉक्टर के माध्यम से, ये ज़्यादा खर्चा लग जाएगा। तो इसलिए उनकी टीम ने दिमाग लगाया कि एक बार नॉर्मल वाले को चेक करते हैं, एक बार रोगी वाले को चेक करते हैं। तो रोगी वाले का जब भी चेक किए तो उनका कम आ रहा था, मतलब 5 इंच से कम आ रहा था उसका सीना। तो इसलिए वो क्या किए, जो स्वास्थ्य है उनका सीना नापे, तो नॉर्मल सीने से 5 इंच ज़्यादा बढ़ रहा था। इसलिए वो एक खर्चे को हटाकर वहाँ पर नॉर्मल सीना क्या किए, उसको नॉर्मल सीने को हवा भर दिए, बोले कि हवा भर लो खूब, तो 5 इंच ज़्यादा बढ़ रहा था। इसलिए वहाँ पर इसको चेक किया जाता है, ताकि आपका जो फेफड़े वाला खर्च है वो उसको साइड में किया जा सके। क्लियर है ये वाला? अब यहाँ पर ध्यान देना कि ऑक्सीजन सिलेंडर में भरी कौन कौन सी गैस जाती है। अगर हम देखिए बाबू, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो बहुत ही भारी होती है। अगर हम उसको डायरेक्ट लेंगे, हमें आदत नहीं है कि हम डायरेक्ट ऑक्सीजन हम ले पाएँ, क्योंकि हमारे जो वायुमंडल में है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन गैस भी है। ये तीनों गैसें हैं, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। इसलिए हम नॉर्मल हवा जो नॉर्मल सांस लेते हैं उसमें सबके मिक्स होता है, हमें मिक्स वाले की आदत पड़ी है, तो हम नॉर्मल हवा जो भी लेते हैं वो मिक्स वाला लेते हैं। लेकिन जब भी अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में लेंगे, उसमें डायरेक्ट अगर ऑक्सीजन ओरिजिनल भर देंगे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर वाला बहुत ही ऑक्सीजन भारी होती है, ऑक्सीजन बहुत ही भारी होती है। लेकिन इसलिए उसमें हम ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिला देते हैं। जो पर्वतारोही होते हैं बाबू, पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ने वाले होते हैं, उनमें उनके जो सिलेंडर होते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी मिली होती है, मिक्स होती है। और उसके बाद जो समुद्र वाले होते हैं, जो समुद्र में गोताखोर होते हैं, गोताखोर लगाने वाले, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी मिक्स होती है। इन दोनों में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस मिक्स होती है, पर्वतारोही और समुद्री वाले जो गोताखोर होते हैं उनके लिए। अब यहाँ पर देखना कि गहराई समुद्र में जब जाते हैं, कोई गोताखोर ऐसे होते हैं जो अधिक गहराई समुद्र में चले जाते हैं, उनको बिल्कुल पोशाक पहनाया जाता है, उनके लिए एक सूट बनाया जाता है गहराई में जाने के लिए। तो गहराई में जाने के लिए आपका ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस मिक्स कर दिया जाता है उसके ऑक्सीजन सिलेंडर गैस में। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस भी मिक्स कर दी जाती है। और यही क्रिया ICU में जब ले जाते हैं,
जब आईसीयू में किसी को अगर भर्ती करते हैं तो उस गैस में उस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि आईसीयू का मतलब क्या होता है। आईसीयू का इंटेंसिव केयर, इंटेंसिव केयर, क्लियर है। आईसीयू को कहते हैं इंटेंसिव केयर। इसका मतलब होता है हर क्षण किसी न किसी व्यक्ति को वहाँ पर देखभाल के लिए चाहिए। यू का मतलब होता है यहाँ पर आईसीयू में अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो वहाँ पर एक नर्स को वहाँ पर अलॉट कर दिया जाएगा कि तुम यहीं पर रहोगी, इसकी देखभाल करोगी, कोई भी समस्या होगी तुरंत इन्फॉर्म करना। वहाँ पर एक अलार्म भी होता है। यहाँ पर इंटेंसिव केयर मतलब आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर। और यू का मतलब होता है यूनिट। यूनिट मतलब होता है जिस कमरे में उस व्यक्ति को रखा गया है, जिस कमरे में उस व्यक्ति को रखा गया है उस कमरे को कहते हैं यूनिट, क्लियर है। इंटेंसिव केयर यूनिट इसलिए कहते हैं आईसीयू को। अब यहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति आ जाता है जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होता है, उसको डायरेक्ट वेंटिलेटर पर लिटाया जाता है। कहाँ पर? वेंटिलेटर पर गिराया जाता है। वेंटिलेटर क्या होता है बाबू? जो देखे होंगे, कभी मूवी में देखे होंगे या फिर कहीं पर डॉक्टर अस्पतालों में देखे होंगे, किसी न किसी व्यक्ति को यहाँ पर लगा दिया जाता है, मास्क के जैसे लगा दिया जाता है और वहाँ पर एक नली निकाल दी जाएगी जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर में डायरेक्ट जाती है। तो वेंटिलेटर पर जो भी व्यक्ति जाता है वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन पर होता है, वो चल फिर नहीं पाता, कुछ भी नहीं कर पाता, मतलब एकदम लुस्त हो गया, एकदम सपस्त हो गया है, जिसकी वजह से उसको वेंटिलेटर में ले जाया जाता है। और वेंटिलेटर में क्या होता है बाबू, जो ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स कर दिया जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स किया जाता है। पर्वतारोही के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, समुद्र के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, गहरा समुद्र के लिए ऑक्सीजन और हीलियम, आईसीयू के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस, क्लियर है। देखिए हम नॉर्मली तो सांस लेते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, नाइट्रोजन गैस मिला होता है और ऑक्सीजन गैस मिला होता है, ये सारी गैसें उसमें मिक्स होती हैं। इसलिए जो वेंटिलेटर पर जाता है उस मरीज को भी तो आदत नहीं है कि हम डायरेक्ट ऑक्सीजन को ले लें, क्योंकि ऑक्सीजन जो गैस होती है वो बहुत ही भारी होती है। पता लगा उसको कल मरना है तो आज ही मर जाएगा अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन दे देंगे, क्योंकि उसको आदत तो है नहीं। जैसे शराबी जो होते हैं, शराबी वाले, कोई भी व्यक्ति अगर शराब नहीं पी रहा है, कोई भी शराब नहीं पी रहा, उसको अगर नीट वाला दे दिए, मतलब एकदम ओरिजिनल शराब दे दिए, कड़क वाला, तो वो पी जाएगा, तुरंत पलट देगा, बाहर कर देगा। उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, पानी मिला देंगे, इसलिए उसको थोड़ा सा फीका हो जाता है, तब उसको पिलाएंगे तो वो निकल ले जाएगा, उसको जो नशा होना है वो हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी है, तब वहाँ पर वो शराब असर दिखाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वेंटिलेटर में जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन गैस मिक्स करेंगे तो ये ऑक्सीजन थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, जिसलिए इस व्यक्ति को, जो भी आईसीयू में जाता है, वेंटिलेटर पर जाता है, उस व्यक्ति को थोड़ा सा नॉर्मल महसूस होता है और वो उसको जल्दी से आराम हो जाता है। तो उम्मीद है ये आईसीयू को आपको समझ में आया होगा, इंटेंसिव केयर यूनिट। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया आपका। अब यहाँ पर देखना कभी कभी हिचकी क्यों आती है, कभी कभी छिछनी क्यों आ जाती है। अचानक फुल्की खाते रहते हैं, हाथ से मार देता है, पूरा का पूरा छितरा जाता है, ऐसा कभी होता है। और कभी कभी भोजन ग्रहण करते रहते हैं लगातार, तो कभी कभी ऐसा होता है कि छिछनी आ जाती है। जितना भी आप खाए पिए रहते हैं सब का सब नाक से, आपका मुँह से सब कुछ बाहर निकल जाता है, पूरा पूरा छितरा जाता है, हो जाता है ऐसा ना। तो वो कारण क्या है बाबू कि ऐसा होता क्यों है? उसका मुख्य कारण ये है कि देखिए आपका जो यहाँ पर नली है, यहाँ से आपके दो नली हो जाती हैं, नीचे आएगा ना, यहाँ से दो नली, एक आवाज़ की नली मतलब हवा की नली हो जाती है, एक तो भोजन वाली नली हो जाती है। तो हवा वाली नली जो होती है वो आगे होती है और भोजन वाली नली थोड़ी सी पीछे होती है, क्लियर है। हवा वाली नली आगे होती है और भोजन वाली नली पीछे होती है। और हवा वाली नली जो होती है वो फेफड़ों में जाएगी आपकी, भोजन वाली नली आपके पेट में जाती है, क्लियर है। भोजन वाली नली कहाँ पे जाएगी? पेट में जाएगी। अब समस्या कहाँ पर होती है? देखिए बीच में एक होता है एपिग्लोटिस ढक्कन। क्या होता है? एपिग्लोटिस ढक्कन, इसको कहते हैं हम ये देखो यहाँ पर चित्र में बना दिए हैं, एपिग्लोटिस ढक्कन, ठीक है। जब यहाँ पर इसको चेंज कर दें हम थोड़ा सा, इसको हम भोजन कर दें, इसको हवा कर दें, ये आपका हवा हो गया, यहाँ पर आपका भोजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है, किसमें हवा जाना है, किसमें भोजन जाना है? इन दोनों को कंट्रोल करने वाले को हम कहते हैं एपिग्लोटिस ढक्कन। इस ढक्कन को कहते हैं हम एपिग्लोटिस। अब ये काम क्या करता है, मुख्य काम क्या है? ये आपका जब भी आप वायु लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, मतलब हवा लेंगे, तो ये बंद कर देगा भोजन वाले मार्ग को। किसको बंद करता है? भोजन वाले मार्ग को बंद कर देता है। अब भोजन वाले मार्ग में बंद कर देगा तो ये ऑक्सीजन कहाँ पर आएगा? आपके इसके माध्यम से आपके फेफड़े में चला जाएगा।
और जब भी आप भोजन करते हैं, कुछ कुछ भी ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं, तब ये ऑक्सीजन वाले को, हवा वाले को बंद कर देगा, मतलब फेफड़े वाले लाइन को बंद कर देगा। तब ये इधर झुकेगा तो यहाँ पर भोजन आएगा आपका। ये क्लियर है, यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं। अब समस्या कहाँ पर उत्पन्न होती है, जब भी आप कुछ कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और बोलते भी रहते हैं, बकबकाते रहते हैं, खाते भी रहेंगे, बकबकाते भी रहेंगे, तो ये बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। हम हवा निकालें कि बात करें, हवा निकालें कि बात करें, ये कंफ्यूज हो जाता है। और ये भी सोचता है कि अब खाते भी रहते हो, वो निकलता भी रहता है, ये सोचता है कि इस साइड झुके कि इस साइड झुके। अगर इस साइड झुकता है तो भोजन आपका अंदर जाएगा और आप बोल नहीं पाओगे, और इस साइड झुकता है तो आपका भोजन नहीं यहाँ पर जा पाएगा और आप बोल लेते हो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जब भी ये इधर उधर होता रहता है, आप उस समय बात करते रहते हैं। इस चीज़ को कंट्रोल करता है आपका माइंड। क्या कंट्रोल करता है बाबू? माइंड कंट्रोल करता है, दिमाग। अब दिमाग तो आपका एक ही है और एक बार में एक ही चीज़ सोच सकता है, एक बार में एक ही चीज़ सोच सकता है। तो यहाँ पर ये कहता है कि दिमाग मुझे आदेश देगा तब हम वो काम करेंगे। तो दिमाग आपका आदेश देता है। जब भी आप पानी पीते हैं तो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि ये पानी है तो इसको जाना चाहिए भोजन वाली नली में, तो ये इधर झुक जाता है, पानी चला गया। फिर आप पानी पीना बंद कर दिए, श्वास ले रहे हैं, तो दिमाग आपका कहता है, इसको आदेश देता है कि ये श्वास ले रहा है, तो श्वास ले रहा है तो आप ये भोजन वाली नली को बंद कर देगा और हवा वाली नली मतलब फेफड़े वाले में चला जाएगा। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होती है। समस्या कहाँ पर उत्पन्न होती है, जब आप बात करते रहते हैं और खाते भी रहते हैं, बात भी करते हैं और खाते भी रहते हैं, ये बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। क्यों कंफ्यूज हो जाता है? क्योंकि दिमाग आपका लगा है बात करने में और ये कहता है कि मुझे आदेश नहीं दे रहे हो। दिमाग ये कहता है कि दिमाग को मुझे आदेश नहीं दे रहे, हम किस ओर झुके, इस ओर की इस ओर झुके। तो ये कहता है कि हमें आदेश नहीं दोगे तो हम कुछ भी करेंगे अपने मन की। तो ये बेचारा अपने मन की करने लगता है। आप भोजन करते हो तो ये इसको ढक लेता है, किसको? इस वाली नली को ढक लेता है। आप भोजन कर रहे हो तो जैसे ही ये हवा वाली नली में आएगा भोजन, आपका भोजन कर रहे हो, जैसे ही यहाँ से भोजन वाली नली में आया, फेफड़ा कर रहा तो अरे ससुरा ये कौन सा हमारे पास आ रहा है। फेफड़ा कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है कि हमें तो शुद्ध ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमें हवा की ज़रूरत है, साला हमें हमारे और ये भोजन लेकर आ रहा है। ये कहता है कि ये सभी हमारी वायु कोशिकाएं तैयार हो जाओ। तो सभी वायु कोशिकाएं क्या करती है? तैयार हो जाती है, पूरा हवा भर लेती है, मारता है भच, पूरा भच से मारता है, यहाँ से पूरा हवा निकलता है, भोजन के साथ निकलता है। ये भोजन आपके नाक से मुंह से पूरा का पूरा आ जाता है। जो भी सामने पड़ा रहता है व्यक्ति, उसका भी पूरा छुच्छा लेदर कर देता है। तो ये इस प्रक्रिया को कहते हैं छिछनी। क्या कहते हैं? छिछनी कहते हैं। तो ऐसे ही आता है छिछनी। अब इसलिए ये कहता है, एपिग्लोटिस कहता है बाबू, एपिग्लोटिस कहता है कि ए दिमकवा, कहता है ए दिमकवा तुम हम पे कंट्रोल करो, बात चलता है, लेकिन हमारे फेफड़ों को परेशान मत करो। क्योंकि अगर फेफड़ा परेशान हो जाएगा बाबू, तो ये फेफड़ा अगर परेशान हुआ तो आपकी डेथ निश्चित है। अब देखिए, ये जो एपिग्लोटिस है इसका कार्य तो समझ गए, आपको हिचकी क्यों आती है, छिछनी क्यों आती है, ये समझ गए ना। इसी कारण भी हिचकी भी आती है। जब भी आप भोजन का थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ पर जाएगा, थोड़ा सा टुकड़ा जाएगा, तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा निकालता रहेगा, थोड़ा थोड़ा पूरा निकल जाएगा तो आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, तुरंत पानी पी लेते हैं। पानी पी लेते हैं, यहाँ पर जो भी रहता है तीखा उखा रहता है, यहाँ पर तीखा रहता है तो अधिकतर हिचकी आती है। तीखा उखा रहता है तो यहाँ पर धूल उठता है, पूरा का पूरा पानी पिएंगे तो ना धूल उठेगा, तो ये आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। ये वाला हिचकी वाला हो गया। अब ये जो हवा होता है ना बाबू, फेफड़ा हमारा काम कैसे करता है? हमारा फेफड़ा तो ऑक्सीजन लेता है, लेकिन हमारे फेफड़े को एक चीज़ और पसंद है, ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी पसंद है। क्या चीज़? कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद है। इसको O2 तो पसंद है, कहता है कि O2 तो हमें दो, हमें O2 चाहिए, लेकिन इस O2 से ज़्यादा, ऑक्सीजन से ज़्यादा CO पसंद है। क्या? CO। O2 से ज़्यादा हमारे फेफड़े को CO पसंद है। अब CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये गैस जो होती है बाबू, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये हमें मिलता है जो भी जला हुआ चीज़ रहता है, जैसे आपका धुआं हो गया, धुएं से ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। जलता हुआ कोयला हो गया, और गाड़ी का जो एक्सीलेटर ऐंठते हैं ना तो पीछे धुर धुर निकलता रहता, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। वो गैस हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हमारे फेफड़ा कहता है कि हमें अगर इसको मिल जाए तो अरे वाह, हमारा तो भाग्य खुल जाए। तो हमारा फेफड़ा कहता है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आएगा तो हम ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, इसको हम नहीं लेंगे।
अब देखिए समस्या उत्पन्न हो जाती है, यहीं पर समस्या क्या उत्पन्न हो जाती है कि ऑक्सीजन का वाहन कौन करता है, ऑक्सीजन का वाहन कौन करता है, आपका हीमोग्लोबिन और आपका हीमोग्लोबिन काम करता है, ठीक है। ऑक्सीजन का वाहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन वाहन करता है। अब हीमोग्लोबिन कहता है कि हम ऑक्सीजन को बाद में ले जाएंगे, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को ले जाएंगे। जब भी आप धुएं के सूंघते हो ना, कहते हो वाह बहुत सुंदर सुगंध है, ऐसा कहते हो, सबको लगता है कि बहुत अच्छी गैस अच्छी लगती है सुगंध। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी फेफड़े में जाएगा ना बाबू, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे भी फेफड़े में जाता है तुरंत वहाँ पर हीमोग्लोबिन आ जाता है। क्या आता है, हीमोग्लोबिन। रुधिर वाहिनियों का जाल बिछा रहता है एल्वेली में, वायु कोष्ठक में। तो वायु कोष्ठक में जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जाएगी तो वहाँ से रुधिर वाहिनियाँ तुरंत एक्सचेंज कर लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगी और कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेंगी, तुरंत ले जाएंगी वहाँ से सभी कोशिकाओं तक पहुँचा देंगी। जैसे सभी कोशिकाओं में पहुँचाया तो आपको शरीर ऐसे ऐसे करने लगेगा, आपका पूरा बॉडी मताने लगेगा, मतलब बेहोश होने की स्थिति आ जाएगी। इसीलिए जब भी बंद कमरा हो, कभी भी बंद कमरे में आग जलाकर नहीं सोना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपका सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो जाएगी और आपकी डेथ भी निश्चित हो सकती है। क्लियर है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ऑक्सीजन लेना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को नहीं लेना चाहिए। नहीं तो अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेंगे तो हमारी पूरी कोशिकाएं कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस की वजह से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं, वो पूरी तरह से लहराने मतलब मताने लगती हैं और मताने की वजह से उन्हें चक्कर आने लगता है और पूरे हमारे शरीर में भी सुस्ती चढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हम मरने की कगार पर आ जाते हैं। अगर हमें समय पर ऑक्सीजन गैस नहीं मिला तो हम मर भी सकते हैं। ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपका, उम्मीद है आपको पसंद भी आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ तक तो समझ लिए, ये पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर श्वसन दर हम नॉर्मली एक बार में मतलब 1 मिनट में कितनी बार से सांस लेते हैं वो हमारा श्वसन दर होता है। तो नॉर्मली हम 15 या 16 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। छोटे छोटे बच्चों में श्वसन दर ज़्यादा हो जाती है, 20 से 25 बार 30 बार हो जाती है छोटे बच्चों में, और जानवरों में और ज़्यादा हो जाती है, जैसे आपका कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, इनमें श्वसन दर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो श्वसन दर अगर इंसानों की बात करेंगे एक युवा पुरुष में तो वहाँ पर 15 से 16 बार श्वसन दर होता है प्रति मिनट में। क्लियर है। और ध्यान देना कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहन कौन करता है, उसको ले जाने और ले आने का काम कौन करता है, तो ये ले जाता है आपका आरबीसी। कौन ले जाता है बाबू, आरबीसी। और आरबीसी में भी कौन, आरबीसी में भी आपका हीमोग्लोबिन। कौन ले जाता है, हीमोग्लोबिन। क्लियर है, हीमोग्लोबिन। ये तो हो गया आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहन करता, इसको वो ले जाता है और ले आता है, पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है, पूरे बॉडी से ले आने का काम भी यही करता है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन। आरबीसी में ही आपका हीमोग्लोबिन मिला होता है, जिसके कारण आपका ब्लड लाल होता है और वही उसी के कारण हमारे पूरे ऑक्सीजन का मतलब वायु का परिवहन होता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये समझ गए आप। अब आगे देखते हैं कि एटीपी और एडीपी का फुल फॉर्म क्या है। एटीपी का फुल फॉर्म है बाबू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्लियर है। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हम मिलेंगे बाबू एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।